हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जी। ये सब आज की इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी में हम लोग देख रहे हैं हिस्ट्री क्लास 6 की। इसमें हमारा सेकंड चैप्टर है, इसकी हम सीटेट के लिए देख रहे हैं। सीटेट में एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आते हैं पेपर 2 में, अगर एसएसटी है हमारा तो। और लाइन टू लाइन या फिर फैक्ट पूछते हैं जो एनसीईआरटी से आते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो एनसीईआरटी तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीटेट या फिर बीपीएससी या किसी चीज की तैयारी कर रहे हो तो सीटेट से ही क्वेश्चन आते हैं। तो फिर हम शुरू करते हैं। जो हमारा सेकंड चैप्टर है उसका नाम है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। तुषार की रेल यात्रा। तुषार नाम का कोई लड़का है, उसकी रेल यात्रा है। तुषार अपने रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। तुषार कोई लड़का है, अपने रिश्तेदार के यहाँ शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। जैसे हम लोग कहीं जाते हैं अपने रिश्तेदार में, अपने घर से कोई, मान लो हमारा घर दिल्ली में और शादी चेन्नई में, तो इस तरह से। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिली। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहां से वह बाहर का नजारा देखने में मग्न हो गया। जहां से वो बाहर का नजारा देखता है, और हम खासकर हम लोग भी तो जो खिड़की के बाहर ही बैठ मतलब पास में बैठना चाहते हैं और बाहर देखना चाहते हैं, अच्छा लगता है। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा पेड़ पौधे घर खेत खलियान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रख के कहा, पता है लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल की यात्रा करनी शुरू की थी। जब तक वो देख रहा था सब पीछे छूट रहा, तभी उसके मतलब कोई चाचा थे साथ में या रिलेटिव, उसके कंधे पे हाथ रख के कहते हैं कि ये जो रेल यात्रा है वो मात्र 150 साल पहले शुरू की हुई थी। मतलब कि ये जो रेल यात्रा है, लोग यात्रा करना जो है रेल से शुरू किए थे मात्र 150 साल पहले। बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। बस जो है इसके कुछ दशक बाद आई है। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारी नहीं थी, मतलब उसने ये सोचा जब ट्रेन जो है वो 150 साल पहले आई, इसके पहले लोग जो थे उनके पास कोई तेज रफ्तार वाली गाड़ी नहीं, जैसे बस ट्रेन या फिर प्लेन नहीं था, तो क्या वो लोग यात्रा नहीं करते थे? तो ये सोचने लगा, वो अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? मतलब ये सोचने लगा क्या वो एक ही जगह पे अपनी जिंदगी बिता दें, क्योंकि उनके पास तो जैसे हमारे यहाँ बाइक, कार या फिर प्लेन वगैरह की सुविधा उस टाइम पे नहीं थी। तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो अब हम लोग देखते हैं आरंभिक मानव। मतलब आरंभिक मानव का मतलब है कि शुरू में जो स्टार्टिंग में मानव थे। आरंभिक मानव इधर-उधर, आखिर वो इधर-उधर क्यों घूमते थे? हम लोग उनके बारे में जानते हैं जो इस महाद्वीप में उपमहाद्वीप में 20 लाख से पहले रहा करते थे। मतलब आरंभिक मानव जो हैं, हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस महाद्वीप में 20 लाख साल पहले से रहते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। मतलब जो पहले 20 लाख साल पहले रहते थे इस उपमहाद्वीप में, हम उनको आज आखेटक या खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें हम नाम देते हैं। मतलब हम उनके भोजन के मतलब अकॉर्डिंग उनको नाम दिए हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर हम उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पे खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे। आमतौर पे वो खाने के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे। मतलब वो आमतौर पे जो है जंगली जानवर खाते थे, मछली और चिड़िया पकड़ते थे। उस टाइम पे तो मतलब जो था डेवलप उतना हुआ नहीं है खाने-पीने का। फल-मूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। ये लोग जो थे खाद जो है संग्रह करते थे, इसको इकट्ठा करके रखते थे। पता नहीं कब से कहाँ जाना पड़े उन्हें इसके लिए। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमा करते थे। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग जो थे, वो एक जगह से दूसरी जगह पे घूमा करते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। मतलब ऐसा करने के बहुत सारे कारण थे। पहला कारण यह है कि अगर वो एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आस-पास के पौधे, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। मतलब जैसे अब हम एक ही जगह रहें, हमारा ये रहने का एक जगह हो गया और ये इसके अगल-बगल जैसे पेड़ है, खाने-पीने का जो भी है, तो हम अगर एक ही जगह रहेंगे तो पूरा खा के खत्म कर देंगे। तो अभी हमें दूसरे जगह तो जाना ही पड़ेगा, तो ऐसे वो लोग भी थे। मतलब एक जगह पे रहते थे तो खत्म हो जाता था, इसलिए वो इधर-उधर घूमते रहते थे, एक जगह पे नहीं रहते थे। वो आस-पास के पौधे, फल और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, इसलिए भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगह जाना पड़ता है। दूसरा कारण ये है कि जानवर अपने शिकार के लिए हिरण और मवेशी अपना चारा ढूँढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। मतलब कि दूसरा कारण यह भी है कि जानवर अपने शिकार के लिए, या फिर हिरण हो गया या फिर मवेशी लोग अपने चारा ढूँढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे। इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे-पीछे जाया करते थे। मतलब अब इनके जो खुद के पालतू थे जानवर, उनके पीछे-पीछे ये लोग जाते ही थे। और इन जानवरों का शिकार करने के लिए भी जाते थे, क्योंकि अगर हम इन्हें पता चल गया कि ये जानवर यहाँ जा रहे हैं तभी तो ये शिकार करेंगे, उस टाइम पे ये लोग यही सब खाते थे, मांस वगैरह।
तीसरा कारण ये है कि पेड़-पौधे, फल-फूल अलग-अलग मौसम में आते थे, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार इलाकों में घूमते थे। जैसा कि मैं आपको समझा रही हूँ, जैसे अभी मान लीजिए ठंडी का टाइम है, तो ठंडी के टाइम पे हम गर्म स्थान पे जाना पसंद करते हैं, गर्म चीज़ें खाना पसंद करते हैं, तो उस टाइम के लोग भी थे। जैसे जहाँ पे ठंडी पड़ने लगती थी वहाँ से वो लोग चले जाते थे और गर्मी जहाँ पे मतलब उन्हें गर्मी या फिर अच्छा लगता था, वहाँ पे चले जाते थे। इस तरह का मौसम के अकॉर्डिंग वो लोग चेंज करते थे रहते थे या फिर घूमते रहते थे। और चौथा कारण ये है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी, पेड़-पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता। पानी के बिना तो हम लोग रह नहीं सकते क्योंकि जल ही तो जीवन है। पानी झीलों, झरनों, नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों, झीलों का पानी कभी नहीं सूखता। कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद भी मिल पाता है। इसलिए ऐसी झीलों, नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर-उधर जाना पड़ता था। मतलब ऐसा माना जाता है कि ऐसे लोग जो थे वहाँ पे पानी-वानी क्या नदी-वदी वगैरह नहीं थी जहाँ पे ये लोग रहते थे, तो पानी की तलाश में ये लोग घूमते रहते थे इधर से उधर। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? तो फैक्ट यहाँ से शुरू होता है। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएँ मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्रह किया करते थे। मतलब पुरातत्वविद जो थे मैंने आपको बताया था पहले चैप्टर में पुरातत्वविद होते कौन हैं? जो मतलब कि हमारे एंशिएंट टाइम का अध्ययन करते हैं उन्हें हम पुरातत्वविद कहते हैं। उनको ऐसी सारी मतलब वस्तुएँ मिली हैं या फिर निर्माण की चीज़ें मिली हैं, आखेटक खाद्य संग्रह किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों और लकड़ियों और हड्डियों के औजार मतलब माना जाता है लोग अपने कार्य के लिए जो है वो काम पत्थर का और लकड़ी को और हड्डियों का औजार बनाते थे। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे। मतलब इनमें से जो पत्थर के औजार हैं वो आज भी बचे हुए हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल-फूल काटने, हड्डियाँ, मांस काटने तथा पेड़ों की छाल, जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। इसमें से जो औजार थे, कुछ में फल-फूल काटने, हड्डियाँ और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल, जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों तथा लकड़ियों को के मुट्ठे लगाकर भाले और बाड़ जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी। लकड़ियाँ का उपयोग ईंधन के साथ-साथ झोपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। ये देखते हैं, ये फैक्ट देखते हैं। पत्थर के औजारों का उपयोग बाएँ इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था और दाएँ जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। तो ये दोनों हैं देखिए, ये दोनों जो औजार हैं इस टाइम उस टाइम पे जो यूज़ होते थे। रहने की जगह निर्धारित करना, अब ये देखते हैं टॉपिक। मानचित्र 2 देखो, मानचित्र 2 यही है, ये रहा हमारा मानचित्र सेकंड। लाल त्रिकोण वाले स्थान को पूरा स्थल, जो लाल त्रिकोण वाले स्थान है वो पूरा स्थल है। जैसे कि ये रहा, ये भीमबेटका हो गया। पहले हम इसको देखते हैं, कुरनूल की गुफाएँ हो गई, हुंगसी हो गया, तो ये सारे जो है पूरा पाषाणिक पुरा स्थल थे। पुरा स्थल जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण मिले, मतलब जहाँ पे आखेटक और खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। इनके अलावा भी और कई स्थान पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहा करते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ मतलब गिने-चुने स्थान ही चिन्हित किए गए। मतलब इनके अलावा भी बहुत सारी जगह पे ये लोग रहते थे, लेकिन मानचित्र में कुछ ही स्थान को दिखाया गया है। कई पूरा स्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। कई जो पूरा स्थल है वो नदियों और क्या कहते हैं, झीलों के किनारे पाए गए हैं। ये बुर्ज होम है, ये मेहरगढ़ है। मेहरगढ़ में सबसे पहले खेती स्टार्ट हुई थी, हमने आपको बता दिया था, गेहूँ और जौ की खेती स्टार्ट हुई थी। ये भीमबेटका है, भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है भीमबेटका। यहाँ पे मृदभांड सबसे पहले मिला हुआ था। ये कोलडीवा है, ये उत्तर प्रदेश में कोलडीवा है, सबसे पहले चावल का साक्ष्य उत्तर प्रदेश के कोलडीवा में मिला था। ये चिराद है और फिर ये दाऊजली हैंडिंग है, ये इनाम गाँव है, ये हुंगसी है, कुरनूल की गुफाएँ हैं, हल्लूर है और ये बुरजूम तो हमने आपको बता ही दिया है। चूँकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूँढते रहते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल जाएँ। और ये भी एक कारण है कि लोग मतलब ऐसी जगह रहना चाहते थे कि जहाँ पत्थर का उनके पास मतलब सबसे मेन काम वो पत्थर से करते, क्योंकि ये आग भी जलाना इसी से सीखे थे, पत्थर को रगड़-रगड़ के, और औज़ार भी ये पत्थरों से ही बनाए हैं, हर चीज़ माँस का, फिर फल-फूल काटने का, ये पत्थरों से ही औज़ार बनाते थे। तो ये लोग ऐसी जगह जाते थे जहाँ पे पत्थर अच्छे से मिल जाते थे। भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश, मैंने आपको बताया भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है। इस पुरा स्थल पर गुफाएँ और कंदराएँ मिली हैं, मतलब ये जो पुरा स्थल है, यहाँ पे गुफाएँ और कंदराएँ मिली। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी।
मतलब इस जगह पे लोग इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ पे लोगों को बारिश और धूप हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफ़ाएँ नर्मदा घाटी के पास हैं। ये जो गुफ़ाएँ हैं नर्मदा घाटी घाटी के पास हैं। क्या तुम बता सकती हो कि रहने के लिए लोगों ने यह जगह क्यों चुनी थी? तो इसके बारे में आपसे पूछा हुआ है। शैल चित्रकला देखते हैं। शैल चित्रकला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन इनसे हम हमें क्या पता चलता है शैल कला से? जिन गुफ़ाओं में लोग रहते थे उनमें कुछ दीवारों पर चित्र मिलते हैं। इनमें से कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफ़ाओं से चित्र मिले हैं। इनमें जंगली जानवरों की बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण बनाया गया है। मतलब कि ये शैल चित्र वो होते हैं जिनमें से मतलब दीवारों पे जो चित्र बने हैं, कुछ दीवार पे जैसे मध्य प्रदेश में मिला है, भीमबेटका में मिला हुआ है, दक्षिणी उत्तर प्रदेश में की गुफाओं में मिला हुआ है। ये रहा, उस टाइम पे लोग मतलब इस टाइम का बना देते थे जैसे कुछ किसी भी चीज़ का कोई जानवर बना देते थे, फूल, पत्ती कुछ भी बना देते थे। अब हम देखते हैं पुरा स्थल कहते किसको हैं? पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। तो पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ पे औजार, बर्तन, इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले मतलब एंशिएंट टाइम के अवशेष मिले हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था। जो ऐसी वस्तुओं का जो निर्माण है, लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वो उन्हें छोड़ के मतलब जब उनका यूज़ हो गया तो उन्होंने वहीं पे छोड़ दिया, उसको ज़रूरी नहीं समझा साथ में ले जाना। तो उनके अवशेष मिलते हैं तो जिस स्थान पे वो अवशेष मिलते हैं उसे हम पूरा स्थल कहते हैं। ये ज़मीन के अंदर कभी-कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। जो पूरा स्थल के समान है या फिर अवशेष हैं, वो ज़मीन के ऊपर अंदर कभी-कभी समुद्र में और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पूरा स्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा मतलब नेक्स्ट चैप्टर में बताया जाएगा। आग की खोज ये इम्पोर्टेंट एकदम है, इसके बाद और इम्पोर्टेंट है। आग की खोज हम देखते हैं, आग की खोज। मानचित्र 2 में कुरनूल की गुफ़ा देखना था, अभी हमने कुरनूल की गुफ़ाएँ देखी हैं। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। ये क्वेश्चन पूछता है राख के अवशेष कहाँ से मिले? तो कुरनूल की गुफ़ाओं से मिला। इसका मतलब है कि आरंभिक लोग आग जलाना जानते थे। मतलब कि जो आरंभिक में लोग थे वो आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया करते थे। जैसा कि प्रकाश के लिए, मांस के लिए को भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। मतलब ऐसा माना जाता है आरंभिक लोग जो थे आग जलाना तो सीख ही गए थे, लेकिन आग आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए लोग करते थे। जैसे मांस को भूनने के लिए, मांस पका के ही तो खाएँगे, कच्चा तो खाएँगे नहीं। और जैसे जो जो खतरनाक जानवर होते हैं, जैसे इस टाइम पे शेर, भेड़िया वगैरह हो गई, वो तो उन्हें दूर भगाने के लिए उनके पास और सारे हथियार तो होते नहीं थे उस टाइम में बंदूक वगैरह या ऐसे टाइप की तलवार वगैरह। तो ये क्या करते थे आग से उन्हें दूर भगाते थे। और ये मतलब जो राख का अवशेष है ये कुरनूल की गुफाओं से मिला हुआ है। आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं या मतलब उस टाइम ये बच्चों के क्लास का है ना तो उनसे क्वेश्चन पूछने के लिए किया गया है। नाम और तिथियाँ ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको हम लोग देखते हैं। हम जिस काल के बारे में पढ़े पुरातात्विद ने उन्हें बड़े-बड़े नाम रखे हैं। मतलब जिस काल के बारे में हम पढ़ रहे हैं पुरातात्विद ने उनके बड़े-बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पूरा पाषाण कहते थे। जो आरंभिक काल है उसे हम पूरा पाषाण कहते थे। यह 2 शब्द से बना है। पूरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर मतलब कि इसका जो नाम होगा प्राचीन पत्थर ऐसा कह सकते हैं। यह नाम पूरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजार के महत्व को बताता है। मतलब यह नाम जो है पूरा स्थलों से प्राप्त पत्थरों के औजार के महत्व को बताता है। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले शुरू हुआ था। जो पूरा पाषाण काल था ये 20 लाख साल पहले शुरू हुआ था। ये जो पूरा पाषाण काल था 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। मतलब इसका काल जो है 20,000 लाख साल पहले से लेके 12,000 साल तक माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया जाता है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया जाता है। आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पूरा पाषाण युग। मतलब पहला जो होता है आरंभिक, फिर मध्य और उत्तर पूरा पाषाण युग। मानव इतिहास की 99% कहानी इसी काल से मतलब कि मानव इतिहास की जो 99% कहानियां हैं इसी काल से जुड़ी हुई हैं, पूरा पाषाण काल से ही। जिस काल में हम पर्यावरण बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण काल युग कहते हैं। मतलब जिस काल से पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं या फिर मतलब इन्वायरमेंट में चेंज हुआ है उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। मतलब आप समझ रहे हैं ना इन्वायरमेंट चेंज को मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना जाता है। इसका जो समय है मध्य पाषाण काल का 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना जाता है।
इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे मिलते थे। मतलब काल में जो पाषाण औजार थे वो बहुत छोटे मिलते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता था। ये क्वेश्चन पूछता है मध्य पाषाण काल को क्या कहा जाता है, तो माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हसिया, आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ-साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे हैं। अगले युग की शुरुआत जो है लगभग 10,000 साल से पहले होती है। इसे नव पाषाण युग कहा जाता है। मतलब 10,000 साल पहले से होती है, इसे नव पाषाण युग कहा जाता है। नव पाषाण युग का क्या मतलब होगा? हमने कुछ स्थानों के नाम दिए जिन्हें अगले अध्याय में तुम पढ़ोगे। बदलती जलवायु हम लोग देखते हैं। बदलती जलवायु लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए हैं। मतलब 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बहुत बड़े बदलाव आए हैं और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणामस्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रहते थे। जैसे ही मतलब ये जलवायु जो है वो बदलना स्टार्ट हुआ तो घास के मैदान उगने लगे और जैसे जो जानवर होते हैं सिर्फ घास खाते हैं, हिरण, बारहसिंगा, भेड़-बकरी और गाय जैसे वो लोग ये लोग मतलब घास खा के ज़िंदा रहने लगे और इनकी जनसंख्या भी बढ़ने लगी। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे, वो भी इनके पीछे आए और जो लोग ये मतलब इन जानवरों का शिकार करते थे, वो लोग भी इनके पीछे आए और इनके खाने-पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात ऐसा भी माना जाता है कि उस टाइम पे लोगों को लगा कि जानवर को हम पकड़ के रखें, उनका यूज़ करें मतलब अपने जैसे अभी हम लोग करते हैं बैल वगैरह का यूज़ खेत-ओत जोतने के लिए, तो उस तरह। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। ये क्वेश्चन पूछता है मतलब कि उस काल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और क्या थी मतलब ये सारे तो देता है लेकिन लाइन ये उठा के दे देता है कि मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई, तो हाँ, बन गई थी। खेती और पशुपालन की शुरुआत। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न-भिन्न इलाकों में गेहूँ, जौ, धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। मैंने बताया सबसे पहले मेहरगढ़ में हुई थी गेहूँ और जौ की खेती, जो अभी पाकिस्तान में है। शायद ही महिलाओं, पुरुषों और बच्चों के इनने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। ऐसा माना जाता है कि उस टाइम पे जब खेती शुरू होने गया, तो महिलाएँ, पुरुष, बच्चे जो थे इन अनाजों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि अनाज कहाँ उगते हैं। मतलब ये सीखने लगे होंगे कि अनाज कहाँ उगते हैं और कब पककर तैयार होते हैं। जैसे अभी हमारे यहाँ धान का टाइम है तो धान पे कटेगा, तो हमें पता है कि हाँ, इस टाइम पे धान कटेगा फिर उसके बाद फिर गेहूँ बोया जाएगा। तो वैसे लोग भी जो थे उस टाइम पे धीरे-धीरे करने लगे। वही लोग तो करते थे और बस हम थोड़ा मतलब इसको डेवलप किए बाकी हम सीखे तो अपने पूर्वज से ही हैं। ऐसा करते-करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे-धीरे वो कृषक बन गए। इसी प्रकार जो है वो धीरे-धीरे कृषक बन गए। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। इसी तरह लोग जो थे अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को मतलब आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। जैसे अभी बहुत से जानवर होते हैं जैसे गाय को घास वगैरह पसंद है, तो उन्हें डेली-डेली हम घास खिलाएँगे तो वो पास रह आएँगे डेली-डेली। तो लोग उन्हें पालतू बनाना लगे, उनके पसंद की चीज़ें उनके पास ले जाएँ। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वो कुत्ते का जंगली पूर्वज था। ये क्वेश्चन पूछता सबसे पहले किसको पालतू बनाया गया तो सबसे पहले कुत्ते को मतलब कुत्ते को बनाया गया था। धीरे-धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय, सूअर जैसे जानवरों को अपने घर के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर जो झुंड में रहते थे, ज़्यादातर घास खाते थे। मतलब ऐसे जानवर जो थे वो झुंड में रहते थे, वो ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे। इस तरह धीरे-धीरे वे पशुपालक बन गए होंगे, ऐसा माना जाता है। और सबसे पहले जो पालतू कुत्ता को मतलब कि पालतू पशु किसको बनाया था? तो कुत्ता को। क्वेश्चन ये आता है, हर बार पूछता है। बचने की प्रक्रिया हम लोग देखते हैं। लोगों द्वारा उगाने और जानवरों की देखभाल करने के लिए बचने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। अपनाए गए ये पौधे जानवर अक्सर असली पौधे तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। इसकी वजह ये है कि बचने की प्रक्रिया दिशा में अपनाए गए पौधे या जानवरों का लोग चयन करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे
हम उदाहरण के लिए देख लेते हैं। उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते थे जिनके बीमार होने की संभावना कम होती थी। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिन्हें बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते थे। साथ ही जिनकी मजबूत मतलब डंठले अनाज के पके दाने को भार को सँभाल सके। मतलब उस टाइम पे वो लोग यही मतलब ऐसे जानवर को पालते थे जिनसे उन्हें फ़ायदा हो सके और ऐसा चीज़ मतलब उगाते थे अनाज वग़ैरह जो मतलब भारी अनाज हो, बड़ा हो और उसके डंठलें जो होती हैं मतलब कि जो उसकी टहनियाँ होती हैं जब पके दाने को सँभाल सके उसकी भार को। ऐसे पौधे के बीज को सँभाल कर रखा जाता है ताकि फिर उगाने के लिए अभी भी जैसे कि अब हम लोग आलू वग़ैरह हो गया या फिर बहुत सारे गेहूँ वग़ैरह वो जो उसके बीज होते हैं हम उसे सँभाल के रखते हैं ताकि नेक्स्ट ईयर उसको फिर हम बो सकें। इस तरह वो लोग भी करते थे। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। मतलब जो होते हैं उन्हीं जानवरों को चुना जाता था जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे-धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दाँत और सींग जो हैं वो छोटे होते थे। बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे-धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हो गए। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। मैंने आपको पहले ही बताया कि हम अपने पूर्वज से ही सीखे हैं सारा कुछ, फिर हम जाके अभी धीरे-धीरे अपने आप को डेवलप कर रहे हैं। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों तथा गेहूँ, जौ आते हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों कुत्ते के बाद भेड़, बकरी आते हैं। एक नवीन जीवन शैली के बारे में हम लोग देखते हैं। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक़्त लगता है। जैसे कि आप एज़्यूम करो, अगर मान लो अब इस टाइम पे हम धनिया बोते हैं, तो धनिया को हमने बो दिया, तो वो उसको विकसित होने में धीरे-धीरे टाइम लगेगा। धीरे-धीरे पहले थोड़ा-सा उसका पेड़ बड़ा होगा, फिर थोड़ा और पेड़, फिर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसी तरह। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल लग गए हैं। मतलब इसमें कुछ दिन लग जाते, महीने या फिर साल भी लग जाते थे। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें मतलब एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा। जब हम मतलब देखो हम जहाँ पे भी खेती करते हैं या फिर जो हमारा घर होता है, हम वहीं पे प्रॉपर रहते हैं। तो वो लोग भी जब खेती करने लगे या फिर जो जो चीज़ बोए तो वहीं पे उन्हें रहना पड़ा काफ़ी लंबे समय तक। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधे की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों की चिड़िया से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत सँभाल कर करना पड़ता था। कटाई के बाद अनाज का उपयोग जो था वो बहुत सँभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूप में बचाकर रखना आवश्यक है। इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े-बड़े बर्तन बनाए। मिट्टी के बड़े बर्तन हमने बचपन में देखे थे, उसमें बहुत सारे धान, गेहूँ रखे जाते थे। टोकरियाँ बुनी या फिर ज़मीन में गड्ढा खोदकर रखते थे ताकि खराब ना हो, जो हमारे वो होते थे अनाज। जानवर चलते-फिरते खाद्य भंडार हम लोग देखते हैं। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है और जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। आओ आरंभिक कृषकों और प प पशुपालकों के बारे में पता करें। अभी हमने मानचित्र में देखा था चित्र जो था। क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? वही तो हमारा चित्र था, वहीं पे हमने देखा था। तो क क्या तुम्हें इसमें पूछा है कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? पता है उनमें प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहाँ पुरातात्विक को शुरुआती कृषकों और पशुपालनों के होने के साक्ष्य मिले। मतलब जो नीले बिंदु हैं वो उन उन वर्ग जो थे वो दिखा रहे हैं कि फर्स्ट टाइम पे कृषकों और पशुपालन मतलब जहाँ-जहाँ पे मिले हुए हैं। यह पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए। मतलब कृषक और पशुपालक जो थे ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में आधुनिक कश्मीर और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियाँ थी। मतलब ये जो स्थान थी ये कृषकों और पशुपालकों की बस्तियाँ ही थी या नहीं, इसे जाँचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधे और पशुओं की हड्डियों के नमूने का अध्ययन करते हैं। मतलब जब ये लोग मतलब ऐसा इतना सारा मिला है तो लोगों ने कहा ये मतलब रियल में यहाँ पे लोग रहते थे या नहीं? फिर जो पुरातात्विक थे इसकी खुदाई करी और इसके हड्डियों का नमूनों का अध्ययन किए। इनमें से सबसे रोचक जले हुए
रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष मिले। ऐसा लगता है कि ये गलती या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इस अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों को भी पहचान कर सकते हैं। अस्थायी जीवन की ओर पुरातात्विक को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्ज-होम। ये क्वेश्चन पूछता है मतलब कहाँ पे पुरास्थल पे झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, तो जैसे कि बुर्ज-होम। वर्तमान में बुर्ज-होम जो है कश्मीर में है, कि लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। बुर्ज-होम में जो था, लोग अपना घर जो है गड्ढे के नीचे बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता है। क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा गर्तवास कहाँ पाया जाता था, तो बुर्ज-होम। बुर्ज-होम प्रेजेंट टाइम पे कश्मीर में है और ये गर्तवास ऐसा होता है, लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, इनसे से उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। मतलब इनमें उतरने के लिए सीढ़ी भी थी और ठंड के मौसम में इन्हें सुरक्षा भी मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। जो मतलब पुरातात्विक जब खोज किए तो झोपड़ी के अंदर भी अब आग लगाया, मतलब आग जो था उसको जलाया जाता था, बाहर भी। ऐसा माना जाता है कि मान लो जैसे अभी गाँव में हम लोग देखते हैं, औरतों के लिए अंदर आग जलाया जाता है और जो हमारे यहाँ पुरुष होते हैं उनके लिए बाहर। तो इसी तरह का ऐसा एज्यूम कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या घर के बाहर खाना जो है पकाते होंगे। ऐसा ये भी माना जाता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या फिर घर के बाहर खाना पकाते होंगे। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले, मतलब बहुत सी जगह से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पूरा पूरा पाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग माना गया है। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को अधिक पैना करने के लिए उन पर पालिश चढ़ाई जाती है। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीजों को पीसने के लिए किया। ओखली और मूसल जो है वो बहुत पहले से यूज हो रहा है, हमारे एंशियंट टाइम से ही अन्य चीज़ों को पीसने के लिए प्रयोग किया जाता था। आज हज़ारों साल बाद भी ओखली और मसूल का प्रयोग अनाज पीसने की मूसल का प्रयोग जो है वो अनाज पीसने के लिए किया जाता है। जैसे कि अब हमारे घर पे भी गाँव में है, ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजार का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा है। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे, मतलब जो कुछ औजार थे वो हड्डियों से भी बनाए जाते थे। नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार की मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी-कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। नवपाषाण युग से पुरास्थल, मतलब जो पुरास्थल है वहाँ पे मिट्टी के बर्तन भी, कभी-कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे-धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। फिर चावल, गेहूँ तथा दलहन जैसे अनाज तब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ-साथ जो लोग थे कपड़े भी बुनने लगे, मतलब उस टाइम पे लोग जो थे खाने-पीने के शौकीन होने लगे धीरे-धीरे। दाल-चावल वगैरह से भी मतलब अच्छा खासा बनाने लगे, परिचित हो गए और दाल-चावल तो वैसे भी हमारा फ़ेवरेट ही है। इसके साथ-साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे, मतलब लोगों ने कपड़ा भी बुनना स्टार्ट कर दिया था। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे, मतलब कपड़े बुनने के लिए कपास से कपड़े बुनते थे, तो ये उगाया जाने लगा। क्या वे परिवर्तन हर जगह एक ही साथ आए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री-पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, तो वहीं अन्य लोगों ने हज़ारों फसलों के दरमियान धीरे-धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल-बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। मतलब कि हर जगह हल अलग-अलग टाइप के लोग हैं। जैसे कि अब हमारे यहाँ तो अलग-अलग, साउथ इंडिया में कुछ और, नॉर्थ इंडिया में कुछ और, तो इस तरह का है। सूक्ष्म निरीक्षण देखते हैं। मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। मेहरगढ़ को हमने दिखा दिया था, पाकिस्तान की तरफ है, सुलेमान और किरसन पहाड़ियों के बीच, और मेहरगढ़ जो है सबसे पहले यहाँ पे अनाज के साक्ष्य मतलब वहाँ मिले हैं, गेहूँ और जौ के, मतलब खेती करने के। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते हैं। बोलन दर्रे के पास एक हरा-भरा समतल स्थान। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, ये फिर आएगा मेहरगढ़ कहाँ है? तो ये ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते पर और बोलन दर्रे के पास है, हरा-भरा स्थल। बोलन दर्रा जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ स्त्री-पुरुषों ने इस इलाकों में सबसे पहले जौ, गेहूँ उगाना और भेड़-बकरी पालना सीखा था। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली। इसमें जो है इनमें से जो हिरण तथा सूअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़-बकरियों की भी हड्डियाँ मिली हुई हैं।
मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मतलब जो मेहरगढ़ था वहाँ पे जो इस सब के अलावा भी वहाँ के जो घर थे चौकोर तथा आयताकार के अवशेष भी मिले। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के भी काम आते होंगे, जैसे आजकल स्टोर रूम भी होते हैं सामान रखने के लिए। मृत्यु के बाद समांतर मृतक के सगे संबंधी उनके उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। लोगों की आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी मतलब जीवन होता है। इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। उस टाइम पे जो मतलब ये लोग मानते थे कि जो मृतक है इनकी भी मृत्यु मरने के बाद भी जीवन होता है, तो इसलिए कब्रों में मृतक के कुछ सामान रखे जाते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें हैं। मेहरगढ़ में कई ऐसी कब्रें मिली हुई हैं। एक कब्र में मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। ये क्वेश्चन पूछता है कि मतलब कि बकरी को कहाँ दफनाया गया था एक शव के साथ, तो मेहरगढ़ में। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। मतलब ऐसा माना जाता है कि जो मृतक है वो उसका दोबारा जीवन होगा तो उसे खाने के लिए कुछ चाहिए, तो उसे खाने के लिए बकरी को भी दफना दिया गया था। ये मेहरगढ़ का कब्र चित्र है। ये आप देखिए मेहरगढ़ का जो है कब्र चित्र है। ये बकरी है और ये इंसान है। क्या तुम बकरी के कंकाल को पहचान सकते हो? अब हम अन्यत्र देखते हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। फ्रांस में गुफा में की गई चित्रकारी, आपने एटलस में फ्रांस ढूँढो मतलब फ्रांस को ढूँढो। ये एक फ्रांस की गुफा है। इस पुरा स्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। मतलब ये फ्रांस का गुफा है और इस पुरा स्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली स्टूडेंट ने किया था। इसी तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे। इनमें कई जानवरों के चित्र हैं। ज इनमें मतलब जो है कई जानवरों के चित्र, आप जानवरों के चित्र भी देख सकते हैं, ये सब रहा। जैसे कि इनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गेंडा, रेनडियर, बारहसिंगा सूअरों को गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है। मतलब इनको जो है गहरे रंग से चित्र किया गया है। ये सब आप देख सकते हैं, ये रहा। ये। इन रंगों को लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। ये क्वेश्चन पूछता था मतलब कि क्या क्या करते थे ये लोग फ्रांस का गुफा में कैसे बनाया जाता? तो ऐसा माना जाता है कि इन रंगों को लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सव के अवसर पर बनाया जाता था। मतलब ऐसा माना जाता है इन चित्रों को उत्सव के अवसर पर बनाया जाता है, फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा। मतलब विशेष पर्व पे ही बनाया जाता था विशेष चीज़ों के लिए। अगला है एक नवपाषाणिक पुरास्थल। नवपाषाणिक पुरास्थल हम देखते हैं। इसको एटलस में टर्की ढूँढने के लिए कह रहा है, तो आपके पास एटलस होगा, आप उसको देख लीजिएगा। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल में एक चताल युग तुर्की है, मतलब तुर्की में है। यह दूर-दराज स्थानों में कई चीज़ों में लाई जाती थी और उनका प्रयोग किया जाता था। जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर। ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट है। सीरिया से क्या लाया गया था? तो सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियाँ। सीरिया का चकमक का पत्थर और लाल सागर की कौड़ियाँ, भूमध्य सागर की सीपियाँ। ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लाद कर जाया करते थे। मतलब कि उस टाइम पे पहिए वाले वाहन का जैसे बैल वगैरह का विकास नहीं हुआ था। लोग खुद सामान लेकर आते थे या फिर जानवरों की पीठ पे लाद देते थे। तो ये चैप्टर जो है वो समाप्त होता है। ये कुछ मतलब ये उपयोगी शब्द आप लोग देख लीजिएगा। ये चैप्टर समाप्त होता है। मैं फर्स्ट चैप्टर वैसे ज्योग्राफी का तो मेरा का हो स 6 का खत्म हो चुका है, खत्म ही होने वाला है, 1 चैप्टर बचा हुआ है। और ये इसका फर्स्ट जो चैप्टर था आप लोगों ने उसपे मतलब बहुत ज़्यादा मेरा सपोर्ट किया, कमेंट वही किया। तो इस अगर ये वीडियो पसंद आएगी तो आप लोग भी वीडियो को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और मतलब कमेंट ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक्स तो ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू एवरीवन मेरा इतना सपोर्ट करने के लिए।